दोस्तों आइए शुरू करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिकों में से एक मैक्सवेल ने सबसे पहले कैलकुलेट किया द स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो रिजल्ट निकल के आया वो था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड विजुअल लाइट आर सिमिलर। दोनों क्या है? सिमिलर थिंग है। या विजुअल लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विजुअल लाइट जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विजुअल लाइट का मतलब विब्ग्योर कलर, जो आप लोग देखते हो आपके आंख में जो विजुअल होता है। स्टूडेंट, मैक्सवेल ने सबसे पहले एक रिलेशनशिप दिया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में। और वो रिलेशन क्या था मैं आपको बताता हूं। मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन था C =1/√μ0 यहाँ म्यू नॉट जो था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था, और वहीं एफ जो था वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। इसको जब उन्होंने कैलकुलेट किया, इस कांस्टेंट को सॉल्व किया, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के सिमिलर निकल के आया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जो विजुअल लाइट है वो कंसिस्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनका जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही निकल के आया। दोस्तों उनकी चार इक्वेशन बहुत ही प्यारे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू होता है रो। भाई साहब दूसरा इक्वेशन देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू होता है शून्य। तीसरा इक्वेशन था कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू होता है -del/b/del t। चौथा इक्वेशन था उनका कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू होता है del/d/del t प्लस जे। यहाँ J क्या है? करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ D क्या है? डिस्प्लेसमेंट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फील्ड को। इसको डिफाइन इस प्रकार करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो D इक्वल टू आएगा ε0 × E। तो दोस्तों कभी कभी क्या किया जाता है, D की जगह पे लिख लिया जाता है डाइवर्जेंस डॉट ε0 × E इज इक्वल टू रो। तो आप उससे चिंता ना करें, कभी कभी ऐसा भी होता है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। तो दोस्तों कभी कभी ये लिखने को मिले तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये मैक्सवेल का पहला ही क्वेश्चन है। मैं आपको वन बाय वन सारी प्रूफिंग करूंगा और समझाऊंगा कि क्या कहानियां कहने चाहते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल के चार इक्वेशन है, मैं चलिए पहला प्रूफ करता हूं। चारों इक्वेशन में लिख दिया है। पहला इक्वेशन कहता है, पहला है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोस्तों पहला ला सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसी समय प्रूफ कर लेता हूं, बार बार क्या जरूर की लिखा जाए। जैसे ला जो है, दूसरा है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तीसरा है फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा ला है एम्पियर सर्किट लॉ, जिसको बाद में मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। तो चलिए पहला प्रूफ कर लेते हैं। ये है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। दोस्तों सबसे पहले डाइवर्जेंस आप जानिए और कर ले जानिए। डाइवर्जेंस हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए यहाँ पर आपको डेल के साथ जब डॉट लगा हुआ दिखे तो आप कहिएगा भाई कि ये डाइवर्जेंस ऑफ डी लिखा है। और अगर डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगा मिले तो आप उसको चाहे डेल क्रॉस ई पढ़िए या फिर आप कर्ल ऑफ ई पढ़िए, उससे कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, यहाँ पर एक टर्मोलॉजी और है जिसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा अभी तुरंत ही। ये जो टर्मोलॉजी है यानी एच, ये क्या है दोस्तों? जो एच है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अभी चिंता ना करें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जब मैं इसको प्रूफ करूंगा तो मैं आपको बकायदे समझा दूंगा। चलिए सबसे पहले इसकी प्रूफिंग पर ध्यान देते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से, मेरी बात है क्लोज सरफेस कोई है, ठीक है, इस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, मान लेते हैं इससे जो फ्लक्स पास हो रहे हैं वो फाई ई है। तो टोटल फ्लक्स जो होता है, मान लेते हैं ये जो क्लोज सरफेस है इसमें क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है, तो टोटल फ्लक्स जो होता है 1/f0 टाइम्स ऑफ क्यू होता है। यानी कि जो स्टेटमेंट है कि कितना इस क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है, अगर प्लस क्यू चार्ज इंक्लोज किया हुआ है तो उसका 1/f0 टाइम्स कर दिया जाए तो नेट फ्लक्स निकल के आएगा कि इससे कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं। फ्लक्स का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। चलिए अब इसके प्रूफिंग को देखते हैं। स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्लक्स को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है तो उसमें आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखा जाता है? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। चिंता उससे मत लीजिए, बिल्कुल सही है।
इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर आप एक चीज और लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर करके क्यू को लिख सकते हो रो इंटीग्रेशन डीवी वी डीवी, ये लिखा जाता है। आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, भाया नहीं, दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट। बिल्कुल, आपको मैं यहां भी क्लियर कर देता हूं कि ये कहां से आया। आपको पता है रो इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी। अब चूंकि ये कैपिटल वी है, ये होल वैल्यूम है, अगर मैं एक छोटा सा वैल्यूम कंसिडर कर लूं, इसी में छोटा सा वैल्यूम कंसिडर कर लूं, वी कंसिडर कर लूं, एक छोटा सा वैल्यूम डी वी कंसिडर कर लूं, तो उसको ऐसे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं डीवी, इस छोटे से बैलून को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो कहीं ना कहीं पूरा बैलून निकल के आएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हो इस चीज को, एक कैपिटल वी है तो आप इसमें इस रूप में भी लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर काम क्या करना है, पहले ध्यान समझिएगा दोस्तों। मुझे लाना है कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी कौन लाएगा, डाइवर्जेंस कौन लाता है, डाइवर्जेंस जो लाके दिखाता है वो उसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। राम राम भैया। अरे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को बैलूमिक इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही खास थ्योरम है, मेरा फेवरेट। करना कुछ भी नहीं है, यहां पर लगा लीजिए बैलूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस है तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ किसका होगा, ई का। और चूंकि यहां पर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, बायोलूमिक इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ डी भी लगा दो। 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर है, बिल्कुल बाहर रखो। रो इंटू डी भी बिल्कुल सही है यहां से। अब दोनों साइड का जो बायोलूमिक इंटीग्रल है वो कट जाएगा, तो बचा है डाइवर्जेंस ऑफ, ध्यान समझिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू निकल के आया होगा 1 देखिए रो बच गया भाई, डीवी कटा, इंटीग्रेशन कटा, तो यहाँ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। दोस्तों इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए तो आपको आएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आया, रो, और इसको लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं, डी। तो कहीं ना कहीं आपका निकल के आ गया है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू आ गया है रो। और आप यही तो चाहते थे भाई साहब, यही तो चाहते थे ना, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो आ जाए। तो आप यहां पर देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम स्पेशल वर्क यही है कि सरफेस इंटीग्रल को बैलूमिक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देना। बस इसका इतना ही काम है, आपको भी इतना ही दिमाग में रखना है। मैं यहाँ पर दो थ्योरम लगाऊंगा, एक होता है, ये भी रिजल्ट याद रखिएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, चार्ज को इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रल के फॉर्म में। अब दोस्तों आपको एक और थ्योरम याद रखना पड़ेगा, स्टोक्स थ्योरम का मैं इस्तेमाल किया करूंगा बीच बीच में। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है भाई साहब, स्टोक्स क्या करता है, अगर आपके पास लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो आप स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास मान लेते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है और कन्वर्ट करना है इसको सरफेस इंटीग्रल में, तो आप बेफिक्र होकर के इसको यहाँ सरफेस लगाएंगे। और चूंकि यहाँ पर जो है ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाई, तो यानी कि कर्ल ऑफ बी निकल के आएगा। जब स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो वहां पर कर्ल का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब कभी भी हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर क्या लगाएंगे, डाइवर्जेंस लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट का। यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में लगाया नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये स्टोक्स थ्योरम और क्या है, आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, जिसकी सहायता से मैंने पहला प्रूफिंग कर दिया। तो दोस्तों जो आपका दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि नेट फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नेट फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, लिख देता हूं थोड़ा सा ही है, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, यानी कि जो नेट फ्लक्स है, मेरे फ्लक्स का मतलब होता है कि फाई ई, जो नेट फ्लक्स होता है ओवर अ क्लोज सरफेस वो जीरो होता है। ठीक है, या मैंने अभी ऐसे लिखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर बी लगा दीजिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बी लगा देंगे। ठीक है, चलिए
तो चलिए अब नेक्स्ट इसको प्रूफिंग करते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रूफिंग है और बहुत ही साधारण सा प्रूफ है, इसको कर लिया जाता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं। फाइव v इक्वल टू होता है, हमको पता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी ए, और इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ये तो स्टेटमेंट है, तो मैंने स्टेटमेंट को उतार दिया भाई साहब। अब चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन को वैल्यूमिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन हमारे पास है, कौन भाई साहब बताइए, सरफेस को वैल्यूम में कौन कन्वर्ट करता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से लगेगा वैल्यूमिक इंटीग्रेशन, क्योंकि ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। डाइवर्जेंस किसका लेना है भाई साहब, आप बोले डाइवर्जेंस बी का लेना है, बिल्कुल सही जवाब। और चूंकि यहाँ इंटीग्रेशन ले रहे हैं अभी, तो इसलिए डीवी लगा देंगे बराबर शून्य। वाह वाह, मजा आ गया। अब मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगा के यहाँ की दोनों इंटीग्रेशन को आप हटा सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन को हटा सकते हो। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू शून्य। मजा आ गया, वाह वाह, बहुत मजा आया। तो ये है नेट फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। दोस्तों थोड़ा सा समझ में आपको कम आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्या आप मुझे बताएं, क्या मोनोपोल किसी मैग्नेट में एग्जिस्ट कर सकता है? आपको सर मोनोपोल, अरे मतलब क्या किसी मैग्नेट में केवल नॉर्थ पोल पाया जा सकता है? क्या किसी मैग्नेट में केवल साउथ पोल ही पाया जा सकता है? ऐसा तो होता ही नहीं है, दोनों पोल पाए जाएंगे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ निकलेंगी साउथ पे समाप्त, नॉर्थ निकली साउथ पे समाप्त, ऐसे तो निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो गाइस थोड़ा बात यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से नॉर्थ निकल रही है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में क्या हो रही है, इंटर कर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेट फ्लक्स आपका आएगा फाई बी, जो नेट निकल के आएगा वो जीरो आएगा, नेट फ्लक्स। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस है और इससे एक फ्लक्स पास हुआ, इधर से निकल गया, एक फ्लक्स यहाँ से अंदर पास आउट हुआ और इधर से बाहर निकल गया। तो अगर मैं कहूँ कि इससे तीन फ्लक्स इस पर इंटर कर रहे हैं और तीन तीन फील्ड लाइन, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से बाहर निकल जा रही हैं और तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इंटर कर रही हैं, तो इसके लिए नेट फ्लक्स कितना निकल के आएगा? तो भाई जितना इंटर करी उतना बाहर निकल गई, तो कहीं ना कहीं जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना होगा, जीरो। नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा जाता है कि मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा मतलब जो दूसरा थ्योरम है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इसके लिए स्टेटमेंट यूज किया जाता है, तो आप उसे चिंता ना करें। अब आप मुझे बताएं कि अगर भाई अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता तो नॉर्थ से निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और कहीं मिलती ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इस केस में नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ होता। फाई भी तो जीरो तो होता नहीं है, तब तो जीरो होता नहीं, कुछ ना कुछ होता ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड प्रूफिंग कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और हम प्रूव करते हैं कि कर्ल ऑफ ई इक्वल टू होता है माइनस डेल ओवर बी बाई डेल टी। दोस्तों इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। दोस्तों इसको, ये जो निगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंज लॉ को, यानी लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंज लॉ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का किया गया है, ये एक क्या है, कॉइल है, और इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। इस मैग्नेट को इसके पास आजू बाजू से मूव कराया जा रहा है, चलाया जा रहा है। जैसे मेरा ये जो स्केज है मैं इसको चला रहा हूँ आगे पीछे, तो वैसे। तो इससे इस यानी कि जो लूप है इससे पास होने वाले फ्लक्स में भी चेंजिंग आएगी, और फ्लक्स में चेंजिंग आने से जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है वो निगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिससे ये उत्पन्न होगा, जो इंड्यूस करंट इसमें पैदा हो रहा है वो जिससे उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा। जैसे ये नॉर्थ पोल जब इसको इसके करीब लाया जाएगा तो ये भी सिरा कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब है कि करंट जो फ्लो करेगा इसमें वो कैसा फ्लो करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, इसको ऊपर कर दो इसका पूछ, और इसका पूछ नीचे कर दो, मतलब यानी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने वाला है। दोस्तों जब इसको दूर ले जाया जाता है, मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज, यानी ये वाला सिरा साउथ बन जाएगा, यानी क्लॉकवाइज उसमें करंट दौड़ेगा। ये डायरेक्शन दिखाने का तरीका होता है, अगर साउथ है तो इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जब इससे दूर लेकर जाओगे तो ये साउथ पोल बन जाता है। चलिए हम इसके इस प्रूफिंग को करते हैं, क्या स्टेटमेंट है और क्या प्रूफिंग है, चलिए इसको करते हैं। हमें पता है E इज इक्वल टू होता है माइनस डी डी टी ऑफ फाइव ई। ठीक है, और स्टूडेंट
इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस डी डी टी ऑफ फाई बी को आप जानते हो कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस होता है, ठीक है, यानी सरफेस इंटीग्रेशन करना है बी डॉट डी एस का। तो मैंने इस फाई बी को एलिमिनेट कर दिया, इससे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अब स्टूडेंट बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। ये आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। तो मैंने यहाँ पर यूज किया। अब चूंकि ये लाइन इंटीग्रल है तो दोस्तों यहाँ पर इसको रख दीजिए, जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इसको एक बना दीजिए, तो हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू आएगा माइनस डी डी टी ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है लाइन इंटीग्रल को अगर आपको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा तभी तो हटेगा कटेगा यहाँ से सरफेस इंटीग्रल, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर लगाओगे स्टोक्स बाबा का थ्योरम। स्टोक्स बाबा का थ्योरम, मतलब बाबा नहीं है, मैं इसे नाम लिख दिया उनका। इनका थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, जब कभी भी स्टोक्स थ्योरम लगाया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, कर्ल मिलता है, डाइवर्जेंस नहीं, कर्ल ऑफ ई वेक्टर। और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में, डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। अब दोनों सरफेस इंटीग्रेशन है तो आप बेफिक्र होकर के यहाँ से हटा सकते हो। तो ये आएगा कर्ल ऑफ ई इक्वल टू आएगा क्या भाई, माइनस डी डी टी ऑफ बी। अब अरे भाई डी एस से डी एस कट गया, ये पूरा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टर्म हट जाएगा, तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग। यानी कि ये आप चूंकि यहाँ पर जो है आपको लिखा मिलेगा कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल टी ऑफ बी। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए यहाँ पर डेल लगाया जाता है। जब कोई भी क्वांटिटी एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करने लगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेल ओवर डेल्टा टी मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका मैक्सवेल का सेकंड प्रूफ। तो आप थर्ड प्रूफ, इसको याद रखिएगा।